हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे, सीएम योगी बन गए समाजवादी पार्टी के डॉक्टर। सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए। देखिए, ये गर्मी यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है। ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए। जिस भाषा को समझते हैं और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। और इससे पहले कि हम विषय पर चलें, आज के पैनल में शामिल जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी से साजिद अली जुड़े हैं, अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष हैं, और राधेश्याम पार्टी के युवा नेता हैं, छात्र सभा के अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से दिलीप भारद्वाज हैं, पार्टी के मीडिया प्रभारी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के आलोक बिहारी शुक्ला जी हैं, पार्टी के विचारधारा के नेता हैं। और डॉक्टर मुकेश सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्राचार्य हैं डीएन कॉलेज के। इसके अलावा कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और श्री किशन गौतम हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अनुपम अग्रवाल भाजपा व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनको भी आज जुड़ना है। देख रहे हैं कि जुड़ जाए वो हम लोग। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सीएम योगी के बयान की। 2 दिन पहले विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं उन्हें आईना दिखाया है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है, समाजवादी पार्टी के लोग के सदस्य सदन में बार बार खड़े होकर करके जो कार्रवाई थी उसमें व्यवधान डाल रहे थे। और उसके बाद में मुख्यमंत्री ने बिल्कुल चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आप सदन के शिष्टाचार को सीखिए, गर्मी ना दिखाइए, जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब मिलेगा। बोलते हैं तो सुनने की भी आदत डालिए। हमें मालूम है कि किस प्रकार की भाषा आप सब लोग सुनते हैं, उसी प्रकार का जवाब, उसी प्रकार का डोज भी हम समय समय पर देते रहते हैं। तो ये बयान है मुख्यमंत्री का विधान परिषद में, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं विधान परिषद के, उनके हंगामे के बीच दिया है। उनको शांत करने के लिए कहा है कि आप सदन के शिष्टाचार को समझिए, गर्मी मत दिखाइए, एक एक के पेट का दर्द ठीक कर दिया जाएगा। इसके बाद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने, वे नेताओं ने भी आगे ट्वीट किए हैं और मुख्यमंत्री से बात की है। और ये सही है कि मुख्यमंत्री ने इस भाषा में सख्ती के साथ सपा के सदस्यों को एक आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन वही स्थिति है कि नीम हकीम खातरे जान, ये स्थिति भी बन सकती है। अगर समाजवादी पार्टी के सदस्यों को आईना दिखाने की बात है तो मुख्यमंत्री को भी संसदीय शिष्टाचार के अंतर्गत ही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं, जो राजनीति के, हम नहीं कह रहे हैं, जो राजनीति के पंडित हैं, राजनीति के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और जाहिर है कि जब एक स्थिति से अलग हट करके कोई शब्द आते हैं, कोई बयान आता है, तभी वो खबर बनता है। अगर मुख्यमंत्री ने इन शब्दों का इस्तेमाल ना किया होता तो शायद ये खबर ना बनती। तो सीधे चलते हैं, आपको इस विषय की ओर ले चलते हैं। राधेश्याम जी, क्या है पूरा मामला? ये जो मुख्यमंत्री का बयान आया है, पेट में दर्द, पेट का दर्द दूर करने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सपा के डॉक्टर बन गए हैं। विधान परिषद में जो उनका बयान आया है उससे तो यही लग रहा है। तो शुरुआतें खराब हो गई। आवाज नहीं आ रही राधे साहब? क्या? हाँ, साजिद अली बोलिए। जी शेखर जी, आवाज आ रही है? हाँ, अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, चलो आवाज आ रही है, बोलो। चलो पहले साजिद को बोले दो, फिर बोलना। हाँ हाँ साजिद बोलो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में कहा है वो एक मुख्यमंत्री के शब्द नहीं हो सकते हैं। हमारे नजरिए में एक मुख्यमंत्री के ऐसे शब्द नहीं हो सकते हैं
जो शब्द या जो भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कही है। विपक्ष तो हंगामा करेगा, विपक्ष के पेट में दर्द होगा, लेकिन उस दर्द की दवाई आपने दी कहाँ है? आप कहते हैं डोज देंगे, डोज तो आप किसानों को दे रहे हैं। कई किसान मर गए हैं, सड़क पे आज भी बैठे हैं, उनको सही दवाई नहीं दे पाई, और विपक्ष को दवाई आप क्या दोगे? विपक्ष ने जो काम किया है अपनी सरकार में रहते, उसका आप आधा काम नहीं कर पाए हैं। केवल उन्हीं शिलापटों को, उन्हीं पर आप फीता काटते रहे हैं, और आपके 5 साल पूरे हो गए जा रहे हैं। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो काम किए थे, उन्हीं का केवल लोकार्पण हो रहा है, उन्हीं पे फीता कट रहे हैं, और कह रहे हैं कि पेट का दर्द तो सबके होता है। विपक्ष के इसलिए होता है कि विपक्ष जनता के बीच रहता है और जनता की बात को सुनता है, सदन में उठाता है, और सदन में जब बात को उठाता है, सदन उस बात को नहीं मानता है। एक सदन की गरिमा होती है, उस गरिमा के अंतर्गत बात कही जाती है, और जब उस गरिमा में बात कही जाती है और कोई नहीं सुनने वाला होता है, तो सदन में विपक्ष हंगामा भी करता है, सदन के पटल पर भी पहुंचता है। ये सारे लोग करते हैं, एक अकेला समाजवादी ही नहीं करते हैं। सदन जब चलता है तो सरकार की आंख खोलने के लिए विपक्ष वहां पर अपनी समस्याएं, जो जनता की समस्याएं हैं, उनको लेकर आता है। हमने देख रहे हैं कि इस सरकार ने केवल गरीबों को भी पेट का दर्द बंद कर दिया है। उनको एक लॉलीपॉप दिया उज्ज्वला योजना के तहत, और एक गैस सिलेंडर थमा दिया, लेकिन बेचारे दोबारा उस सिलेंडर को नहीं भरा पाए हैं, क्योंकि इतनी महंगी गैस कर दी है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है दोबारा उस गैस को भरा लें। और उनका पेट का दर्द जो है चालू था गैस की रोटी खाकर, तो वो गैस की रोटी ना खाकर अब चूल्हे की रोटी खाएंगे, गैस अपने आप पेट का दर्द बंद हो जाएगा। रही बात आम जनता की, आम जनता के जो पेट में दर्द हो रहा है, वो बेचारा किसी सी सड़क पर चले जाइए आप, वहां पर 3-4 खींचते ही नजर आएंगे, क्योंकि उनकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। वो बेचारे वही 100 रुपए का पेट्रोल डराते हैं, और उनके पेट का दर्द अपने आप बंद हो गया, क्योंकि गाड़ी भी खींचते हैं, पैदल भी चलते हैं, मेहनत करते हैं, तो सबके पेट का दर्द बंद हो रहा है। माननीय योगी जी, सड़क पर निकल के देखिए, जनता के बीच आके देखिए, सबके पेट का दर्द बंद हो रहा है। आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं, और इससे अच्छा डॉक्टर इस प्रदेश को कोई मिलेगा ही नहीं। गौतम जी 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 साहब। हाँ शेखर जी, एक कहावत है कि हम करें तो लीला और तुम करो तो करेक्टर ढीला। तो वो हिसाब हो गया है। एक देश के सबसे बड़े प्रांत के मुखिया और एक सबसे बड़े धार्मिक पीठ के तो इंचार्ज भी हैं, और धार्मिक होने के साथ साथ मुख्यमंत्री भी हैं, तो इन्हें एक धर्म के लिहाज से, एक मुख्यमंत्री के लिहाज से एक संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात उठाने का हक है, और सत्ता पक्ष को जब आप जिम्मेवार हैं तो आपको बात सुननी चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए, कायदे से उत्तर देना चाहिए, संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शायद मुख्यमंत्री वो भूल गए हैं कि ये खुद अपने दर्द के लिए लोकसभा में जब सांसद थे तो खुद रो रहे थे बुरी तरीके से। कितना रोए थे, देखने वालों तक को, विचारों को बड़ा बुरा लगा कि इनकी तो बड़ी दयनीय हालत है। तो ये समय है, सत्ता कोई जो है परमानेंट नहीं है, और आप जब काम में फेल हैं हर जगह, तभी विपक्ष आवाज उठाता है। आप कहीं सफल तो हुए नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एज ए मुख्यमंत्री, एज ए धार्मिक गुरु होने के नाते इनको संसदीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए और संसदीय भाषा में बोलना चाहिए। इसके लिए मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री लायक इनके पास कोई योग्यता नहीं है। जी, आवाज आ रही? हाँ। आपका जो विषय हमने उस ग्रुप पे देखा था, उसमें ये लिखा था योगी का तंज। हम सबसे पहले इस विषय में ही परिवर्तन करना चाहेंगे। ये तंज नहीं था महाराज, ये धमकी थी। और जब हमने योगी जी के विषय में, जब ये विषय आया, योगी जी चूंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं और साधु हैं, ऐसी विचारधारा से वो हैं, ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं कि वो राम को बहुत मानते हैं, तो हमें आवश्यकता पड़ी रामचरितमानस पढ़ने की। फिर हमने उठाया रामचरितमानस। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना
कहा कभिन पर कहे न जाना, निज प्रताप द्रवई नवनीता, पर सुख द्रवई संत सुपनीता। तो संत के हृदय को तो मक्खन के समान माना गया है, और पता नहीं गोरक्ष पीठाधीश्वर कैसे उस भाषा, अच्छा अगर हम ये कह दें कि उन्हें संसदीय भाषा का ज्ञान नहीं है तो ये शायद गलत होगा, क्योंकि वो 5 बार के सांसद हैं, उन्हें तो ज्ञान होना चाहिए। और वो अच्छा ये बताओ कि पेट के दर्द का इलाज, अच्छा विपक्ष हंगामा क्यों करता है? विपक्ष हंगामा इसलिए करता है कि विधान परिषद में आज भी समाजवादी पार्टी के पास बहुमत है, और सत्ता पक्ष बिना वोटिंग कराए गैर लोकतांत्रिक तरीकों से लोकतंत्र की हत्या करके हंगामे में अपने बिल पास करा लेता है, वोटिंग नहीं कराता है। इसलिए विपक्ष हंगामा करता है। और विपक्ष जब साहब हंगामा करता है तो धमकी मिलती है कि पेट का दर्द दूर कर देंगे। ये तो वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सदन के पटल पे कहा था ठोक देंगे। अच्छा, रामचरितमानस में ही बालकांड में एक चौपाई है, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तबावा, नहीं को उस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाए मद नहीं। तो कुर्सी पे आने के बाद तो मद अपने आप आ जाता। सत्ता मद में मदांध लोग ये भूल गए हैं कि इस देश में वो वक्त भी देखा है जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस से ही राज्यसभा में सांसद थे रामधारी सिंह, वो कांग्रेस के सांसद थे, विपक्ष के सांसद नहीं थे। और जब भारत चीन से हारा तब दिनकर साहब ने राज्यसभा में खड़े होकर कविता सुनाने की हिम्मत की और सुनने की हिम्मत की पंडित नेहरू ने, और उन्होंने सुनाया, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ आने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा दे अर्जुन भीमवीर, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नित्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महाउच्चार। तो ये हिम्मत होनी चाहिए। हमें तो ये विरासत में मिला है। भारतीयता जो दे गई उससे अनुसरण आपने क्या किया? राम से आपने क्या सीखा? राम तो वो थे जो अपने राज्य के एक तुच्छ से नागरिक की बात जो उसने पीछे बोली, अपने घर पे अपने चबूतरे पे बैठ के बोली, और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी का त्याग कर दिया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है लोकतांत्रिक? आप राम को मानने वाले हैं, आप संत हैं, आप शासक हैं, तो आप न तो संत, और पहली बात तो यही कि न तो योगी कभी शासक हो सकता है और न कोई शासक कभी योगी हो सकता है, जिसके ऊपर स्वयं गंभीर धाराओं में तमाम मुकदमे पंजीकृत हों, और जो 70 सालों में कभी नहीं हुआ किसी मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमे स्वयं वापस लिए हों। वो काम करने वाला व्यक्ति अगर लोकतंत्र की भाषा किसी व्यक्ति को सिखाए सदन में खड़े होके, तो हमें नहीं लगता है कि वो लोकतंत्र की भाषा बोल रहा होगा। शुभम तिवारी, देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे भाई राधेश्याम जी ने बहुत ही मुखर होकर बहुत अच्छी बात बोली। भारतीय जनता पार्टी के लोग आत्मचिंतन करते हुए इस रामचरितमानस की उन चौपाइयों को झुटलाने का प्रयास करें, और झुटलाना इसलिए जरूरी होगा आज क्योंकि कहीं ना कहीं ये बयान एक संत के मुंह से निकले हैं साहब, तो उन पर सफाई देना बड़ी जरूरी बात होगी। दूसरी बात कि मैं बोलना चाहूंगा योगी, आदरणीय योगी जी के लिए, मैं आदरणीय शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए आप हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी बात को गंभीरता से सुनेंगे जरूर, कि बात शिष्टाचार की करते हैं और स्वयं सीएम पद की गरिमा गिरा रहे हैं आदरणीय योगी जी। मैं ये कहता हूं साहब कि जिस समय उन्होंने ये बयान दिया उस समय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का वक्त था। राज्यपाल जी के अभिभाषण के वक्त में ऐसी शैली में सीएम पद के बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये शैली इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं ये संवैधानिक रूप से और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये एक शर्मिंदगी का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके लिए बोलना पड़ेगा कि पार्टी विद द डिफरेंस। अब तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी सदन में इस तरीके की भाषा शैली नहीं इस्तेमाल करी गई है इस जो है राज्यपाल जी के या राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान जैसी यहां पर करी जा रही है। दूसरी बात, आखिर उन्होंने ये भाषा शैली क्यों इस्तेमाल करी, ये बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, जब बात कर रहे थे वहां जहां किसानों की बात आती है, जब किसानों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं योगी जी की बात नहीं कर रहा,
जब जब किसानों की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता में अंदर से एक तकलीफ आ जाती है, एक समस्या पैदा हो जाती है। उसी का एक नतीजा है कि आज आदरणीय योगी जी इतना भड़क गए। मैं कहता हूं कि काश उत्तर प्रदेश पश्चिम के जो किसान आंदोलन में किसान शामिल हैं, उनके पेट में जो दर्द है, उनके बीच में जाके उनके दर्द को मिटाने का प्रयास करें, उनके सामने इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करें, तो मुझे विश्वास है कि कैसा दर्द है और कहां दर्द है वो सदन में बैठे हुए जो विपक्ष के नेता है वो उतनी अच्छी तरीके से दूर नहीं कर पाए होंगे। जिनका आप दर्द दूर करने की बात करते हैं, आप उन किसानों का दर्द दूर करिए, उनके बीच में ये शैली अपनाइए, तो ज्यादा इफेक्टिव बात होगी और योगी जी को सही जवाब भी मिल जाएगा। और जहां तक बात रही तो वॉकआउट करना या वहां सदन में हंगामा करना, मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय योगी जी को, यहां प्रवक्ता जनों के माध्यम से, कि योगी जी को इस बात पर कहीं ना कहीं उनकी इस बात से देश की संसद में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीखना चाहिए, जो जब भी अगर विपक्ष का कोई नेता बोलता है तो वो भी सब मर्यादाएं क्रॉस कर देते हैं, वो भी शोर मचाते हैं, वो भी आवाज नहीं आने देते हैं, वो भी अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो जब शिष्टाचार की बात आदरणीय योगी जी यहां पर उठाते हैं, तो मैं पूछता हूं, क्या उनकी उस बात का अनुसरण उनकी ही पार्टी के सांसद और नेता करते हैं? अगर करते हैं तो गिरिराज सिंह जी का भी बयान कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान भेज देने वाला होता है, ये भी काउंट होना चाहिए। विनय कटियार जी का भी ऐसा ही बयान होता है, अनंत हेगड़े जी का भी बयान होता है कि साहब जो वो बोल देते संविधान बदल देंगे। तो यहाँ पर जो एक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी एक डेवलप कर रही है, और एक बड़ी बात है कि योगी जी को आज ये बताना पड़ेगा कि वो अपनी शैली चलाएंगे या आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अनुसरण करेंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत इतर हैं, दोनों की ही भाषा शैली और जो विपक्ष को जवाब देने के तरीके बड़े अलग हैं। आलोक जी। हाँ हाँ शेखर भाई, देखिए सरकार चलाना मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे, कुछ रामायण का उन्होंने उल्लेख किया, रामचरितमानस का, तो उसमें एक ये भी है कि विनय न मानत जलद जड़ कहे 3 दिन बीत, इसका भी जरा ध्यान रखें, ये वही राम हैं जिन्होंने ये भी बात कही है। तो जब विनयशीलता में कमी आती है तो कहीं ना कहीं योगी जी मनुष्य भी तो हैं, तो कहीं ना कहीं तंज उनके मन में भी आ सकता है, ये विचार उनके मन में भी आ सकता है। और समाजवादी पार्टी आज शिष्टाचार की बात कर रही थी, अरे हमारे राम प्रकाश त्रिपाठी जी जो कि सहकारिता मंत्री थे, उनकी क्या हालत की थी इस सदन में, अरे ऐसी गुंडागर्दी हुई कि बेचारे घायल अवस्था में वो जीवन और मृत्यु से जूझ गए। ये शिष्टाचार क्या बताएंगे। रही बात राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान, कांग्रेस के वक्ता कह रहे थे, तो शिष्टाचार की बात, अरे आप सब लोग वो व्यक्ति हो जो राज्यपाल के अभिभाषण को पूर्ण नहीं होने देते, उनके मुंह पर कागज मारते, आय को उखाड़ करके मारते थे। आप अपना इतिहास जरा करके तो ज्यादा सही रहेगा। दूसरी बात ये, मुख्यमंत्री ने कहा कि सबका इलाज है, सरकार के पास इलाज होता है और उसे करना भी चाहिए। कानून के दायरे में रह करके सरकार का ये दायित्व है कि जो जैसा है उसे उसी प्रकार का इलाज उपलब्ध कराए। गरीब है तो उसको गरीबी से मुक्ति दिलाए, कोई रोगी है उसे आयुष्मान योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए, यदि किसी के पास शौचालय नहीं है तो उसे स्वच्छ भारत मिशन उपलब्ध कराए, किसी के पास गैस नहीं है तो सरकार का ये दायित्व है कि उसका इलाज करे। और एक बात और जोड़ी थी कि जिसे जिस प्रकार की आवश्यकता ऐसा इलाज दिया जाए, ये यही तो भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है। और आप तो जैसा इलाज किए हैं सदन जानता है, आपने हमारे माननीय विधायकों को जो कि सहकारिता मंत्री रहे, उनको आपने किस तरीके से पीटा, कितने विधायकों को आपने पीटा, सदन में पीटा। तो आपका तो ये रक्त रंजित चरित्र रहा है। अगर ऐसा कार्य करोगे तो ये जान लीजिए कि सरकार बदल चुकी है, जवाब मिलेगा, हर स्तर पर मिलेगा। जी शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपको एक बात ध्यान बता दूं, अभी भाई हमारे सुकुम तिवारी जी कह रहे थे कि मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। वो कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी को भूल गए शायद, जिन्होंने लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा पूरे सदन के द्वारा पारित किया गया विधेयक फाड़ दिया। वो मर्यादा भी क्या इसी को मर्यादा कहते हैं कांग्रेस के लोग? अभी 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल, संवैधानिक पद, कोई राजनीतिक पद नहीं, राज्यपाल के साथ हाथापाई की। वो विधायक सदन से पूरे बजट सत्र के लिए निष्कासित किए गए। क्या वो मर्यादा सिखाएंगे? आप शुभम जी उनको सिखाइएगा, बताइएगा कि ये मर्यादा नहीं होती है। प्रधानमंत्री का अपमान, एक लोकसभा का अपमान और एक राज्यपाल का अपमान कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ये कौन सी मर्यादा है? ठीक है। और दूसरी बात रही सपा की। सपा, आपको ध्यान होगा, समाजवादी पार्टी के समय में संसद में डर के कारण 2 दिन का सदन बुलाते थे, 2 दिन का सदन। लोग बोल ना पाए, समस्याएं ना उठा पाए, देश प्रदेश की समस्याओं को कोई उजागर ना कर पाए, इसलिए केवल 2 दिन का सदन बुलाया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समय से पूरे समय के लिए सदन बुलाती है। अपनी समस्याएं रखिएगा। इसके बाद उनको जो दर्द हुआ, जो मोदी योगी जी ने कहा विपक्ष भ्रष्टाचार भूल गया है, उसका विपक्ष का जो शिष्टाचार भूल गया, उसकी दवा की बात की है मोदी योगी जी ने। जो सत्ता की भूख के कारण जो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, उस पेट के दर्द की बात की है योगी जी ने। उस पेट के दर्द को ठीक करना है। जनता ने जिन नेताओं को चुनकर भेजा है, जो जिस कार के लिए भेजा है, वो कार नहीं कर रहे हैं। जो अपने हित में केवल जिनके पेट में दर्द हो रहा, उनके इलाज की बात की है। गुंडागर्दी से मुक्ति करने का इलाज योगी जी के पास है। माफिया राज का अंत करने का इलाज योगी जी के पास है। कानून व्यवस्था को सही रास्ते पर लाने का इलाज योगी जी के पास है। इन दर्दों की बात योगी जी ने की है। आपको जानकारी आपको होगी शेखर भाई, जब 2017 में केंद्र उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो इजी इन डूइंग यानी उत्तर प्रदेश में कार्य करने की कैसी स्थिति है, उसमें प्रदेश 12वें स्थान पे था। गुंडा राज था, माफिया राज था, बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया इजी इन डूइंग में। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया के लोग निवेश के लिए पहला स्थान का चयन करते हैं, उत्तर प्रदेश का करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था का सही स्थिति में लाना, माफिया राज का इलाज करना, गुंडागर्दी का इलाज जो योगी ने किया है, वही कारण है कि आज निवेश का पहला केंद्र बना है तो उत्तर प्रदेश बना। एक चीज मैं आपको, समाजवादी के भाई 2 प्रवक्ता लोग बैठे हैं, उनको मैं बात बता दूं कि अभी जब इस देश के वैज्ञानिकों ने कोविड की वैक्सीन तैयार की थी, तो अखिलेश जी ने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। तो या तो समाजवादी पार्टी के लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनके जो द्वारा दिया गया बयान है, उसका विरोध करके वैक्सीन लगवा लें, अथवा ये भी हो सकता है कि वो भारत की वैक्सीन ना लगवा करके कोई विदेशी वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि कोविड का समय है। अब ये उनको तय करना है कि वो देश की वैक्सीन के साथ हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के साथ हैं, या देश की वैक्सीन के साथ हैं। ये उनको तय करना है। एक बात और कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं, उनको बता दें, तो लगातार ये कहते हैं हम सेकुलर हैं। जिस व्यक्ति ने कोरोना के समय में, उसका नाम अब्बास सिद्दीकी, फुरफुरा शरीफ दरगाह के जो पीरजादा हैं, उन्होंने कहा था कि कोरोना में 50 करोड़ हिंदुओं के मरने की दुआ करता हूं। जो 50 करोड़ हिंदुओं के मरने की दुआ करे, क्या वो सेकुलर है? क्या कांग्रेस को उसी से गठबंधन करने की जरूरत थी? ये उसकी बिल्कुल स्थिति क्लियर करता है कि कांग्रेस क्या सोचती है। आप इस पर जवाब दीजिएगा, क्या है ये स्थिति कि कांग्रेस ने, आप बताइएगा, जब उन्हीं की पार्टी में आनंद शर्मा जी इसका विरोध करते हैं, उनको पार्टी से निकल जाने की नसीहत दी जाती है। क्या यही शिष्टाचार है कांग्रेस के लोगों में? जरा कांग्रेस के लोग बताएंगे, अभी हम सुनेंगे। जी शेखर जी, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के संबंध में ये जो विषय आया है, मैं बताता हूँ, उन्होंने कहीं मर्यादा भंग नहीं की। उन्होंने अपनी बात अविद्या वेदा लक्षणा के माध्यम से कही कि विपक्ष के लोग अगर राज्यपाल के भाषण को पूरा नहीं होना देना चाहते हैं, राज्यपाल किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता। राज्यपाल सदन के सामूहिक तौर से अपना बयान देता है और उसका पूरा नहीं होने दे रहे, हंगामा कर रहे। तो मुख्यमंत्री जी का कहना था कि आपके पेट में ये दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत विधानसभा में भी है, विधान परिषद में भी होने जा रहा है।
और जो दर्द आपका है, यहाँ जो आप उधम मचा रहे हो, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आने वाली है। और कोई डॉक्टरी का दर्ज नहीं, आप अपने कामों के आधार पर आगे बढ़ने की बात करिए। पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष कभी ये नहीं बताता है कि क्या होना चाहिए, केवल ये जरूर कहता है क्या हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसको सबसे बड़ा तो परेशानी ये है, अगर अभी हमारे एक प्रवक्ता ने कहा कि पूरे पुराने फीते काटे का काम करते हैं। आप बुंदेलखंड में चले जाइए, एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूर्वांचल में चले जाइए, एक्सप्रेसवे बन रहा है। पूरे देश में कोरोना काल में 40 लाख मजदूरों को, 50 लाख मजदूरों को ला करके उनको लाने का, खिलाने पिलाने का, दवाई देने का, रोजगार देने का काम इसी सरकार ने किया है। इसी सरकार ने दिसंबर तक ऐसे लोगों को मुफ्त भोजन देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दर्द आपको यह है कि आप ये नहीं बता पा रहे कहाँ क्या होना है। आप ये कहे केवल उधम मचाते हैं, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों विधेयक पास हो रहा। अरे आप भी तो कोई सुझाव दीजिए। केवल उधम मचाने से विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम है कि सरकार को परामर्श भी तो दीजिए। और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने हमेशा विपक्ष को साथ लेकर के भी काम किया और उनको सलाह दी। जब विपक्ष में रहे तब भी किया, सरकार में रहे तब भी किया। और ये काम यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन लगातार सदन में उधम मचा देने से कोई जो है काम नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी के बयान को अन्यथा न लेकर के केवल उन्होंने ये उदाहरण देने की कोशिश की है कि आपके जो पेट में दर्द है कि यहाँ बहुमत में सरकारें बन रही हैं पूरे देश में, उसके लिए आपका ये दर्द विधान परिषद का ये भी हो जाएगा। जी भाई जी, हमने कहा एक बात निकल के सामने आई, सरकार का ये एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। जनता ने इसीलिए चुन के भेजा है कि जिसको जैसी बीमारी हो उसको वैसा इलाज मिले। तो मेरे ख्याल से तो ये जिम्मेदारी हर सरकार की रही होगी। जिसको भी जनता चुन के भेजती है उसको ये जिम्मेदारी होती है कि जिसको जैसी बीमारी हो उसका वैसा इलाज हो। तो फिर उन लोगों को वो दृश्य भी नहीं झुठलाना चाहिए जो हमारे कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने यहाँ पेश किया था कि जब खुद की बीमारी का इलाज होता है तो आदमी लोकसभा में अध्यक्ष से ये कहता है कि आप अगर हमें संरक्षण दे सकते हो तो हम इस सदन में रहेंगे, अन्यथा आज ही छोड़ के भाग जाएंगे। उस समय उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम था। उस समय उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम था। आपको याद होगा, आपकी ही सरकार नहीं मालूम, बात सुनने की क्षमता बीमारू राज की श्रेणी में आ गया था। मालूम है आपको? उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने को तैयार नहीं था। मालूम है आपको? उत्तर प्रदेश में सुनो भैया, तो यहाँ आप नहीं सुन रहे, तो इसका मतलब योगी जी ने बोला आधी आबादी सुरक्षित नहीं है। आप नहीं सुन रहे हो तो इसका मतलब जो योगी जी ने बोला वही हम बोले। वहां सपा नहीं सुन रही थी, यहाँ आप नहीं सुन रहे हो। तो जो योगी जी ने बोला वो बात उत्तम है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि सपा वहां नहीं सुनती है, क्योंकि सपा को संसदीय मर्यादाओं समाजवादी पार्टी के कल्चर में है, इसलिए उनके द्वारा राज्यपाल के भाषण के दौरान सिर्फ एक बात सुन लीजिए महोदय। सदन में योगी जी की बात को सपा नहीं सुन रही थी, इसलिए योगी जी ने कहा कि सब गर्मी मत दिखाओ, पेट का दर्द दूर कर देंगे। और यहाँ आप नहीं सुन रहे हो। अगर आप योगी जी के बयान को सही मानते हो तो क्या यही हम 2012 से लेकर 2017 तक जिस तरह का माफिया राज उत्तर प्रदेश में चला, वही उसी माफिया राज को, उसी गुंडागर्दी को सदन के अंदर चलाना चाहते हैं जो लोग। उनको ध्यान रखना चाहिए, संसदीय मर्यादाएं होती हैं और उन मर्यादाओं के तहत राज्यपाल गैर राजनीतिक व्यक्ति होता है। राज्यपाल के भाषण के दौरान हंगामा करना कौन सी राजनीति है, इस जवाब दीजिए। क्या यही मर्यादा? आप जानकारी बढ़ाइए, राज्यपाल का भाषण नहीं हो रहा था, मुख्यमंत्री जी स्वयं बोल रहे थे। राज्यपाल का अभिभाषण नहीं चल रहा था, राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका था।
शासन के समय जिस तरह हंगामा हुआ, क्या आपको याद है? आप निकाल लीजिएगा, आप क्योंकि उस समय राज्यपाल के अभिभाषण को भी नहीं सुनना क्या देखिए भाई जो लोग कानून पर रुक जाइए राधेश्याम जी, रुक जाइए भैया, रुकिए राधेश्याम जी, रुक जाइए राधेश्याम सुनो। राधेश्याम, रुक जाओ भैया। हाँ देखिए भाजपा के प्रवक्ता बड़ा जो है अपनी 56 इंच का सीना दिखाते हुए बार बार कानून व्यवस्था को इंगित कर रहे हैं, और पूर्व की सब सरकारों में गुंडा राज दिख रही है। तो मैं भैया पूछना चाहूंगा कि योगी जी का वही कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं ना, जो उन्होंने इलाज किया, जिसमें विधायक पर बलात्कार के आरोप लगे। देखो सुनिए, बोलिए मत, अब बोलिए मत, आपसे तेज आवाज है मेरी, भाई साहब आपसे तेज चिल्ला लेता हूँ, आपसे तेज आवाज है मेरी, सुनने की क्षमता रखिए, भागिए मत, भारतीय जनता पार्टी को लगता सुनने की ताकत रखें, गलत बयानबाजी नहीं होगी, गलत बयान नहीं सुना जाएगा। हम कांग्रेस के लोग हैं, जवाब देना जानते हैं, आपका गलत बयान स्वीकार नहीं है, जवाब सुनने की ताकत रखिए, भागिए मत, आप भाग रहे हैं, आप चर्चा से भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा से भाग रहे हैं। देखिए बात सुनिए, पहले आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। गलत बात का समर्थन नहीं होगा, नहीं, आपसे विधायक के ऊपर आरोप है कि बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की कोशिश करी। आपके विधायक के ऊपर योगी जी के राज में 3 दिन पूर्व ब्याही हुई लड़की को जेल में डाल दिया जाता है, और तत्कालीन एसपी सुनिए कह रहे हैं कि वो निर्दोष है, तत्कालीन एसपी कह रहे हैं निर्दोष है। ये है योगी राज। बलात्कार पीड़िता का शव 17 घंटे पड़ा रहता है साहब, ये है योगी राज। और हमको सेकुलर और डेमोक्रेटिक बताने से पहले बताइए कि महबूबा मुफ्ती से कौन सा रिश्ता था जो आप गठबंधन से धर्म निभाने गए थे। किसी प्रकार का सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने गिरवान में जाके हम कांग्रेस के लोग हैं, बल का प्रयोग नहीं करते हैं, सभ्यता और संविधान का प्रयोग करते हैं। हम संविधान से इतर ना जाते हैं, ना संविधान से इतर सुन सकते हैं। आप कानून व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं, आपको कानून व्यवस्था पर जवाब देना होगा। क्या आपके उन्नाव के विधायक के ऊपर पीड़िता को मरवाने का आरोप नहीं लगा? आपकी ही सरकार में क्या आपके विधायक के ऊपर पीड़िता के परिवार को मरवाने का आरोप नहीं लगा? क्या 3 दिन ब्याही हुई बेटिया को जेल भेजने का आरोप नहीं लगा? जवाब चाहिए, कानून व्यवस्था में जवाब चाहिए। दिलीप जी, कानून के अंतर्गत रह करके कार्रवाई हुई कि नहीं हुई है, आप ये बताइए। कौन सी कार्रवाई पूछना चाहता हूँ, कौन सी कार्रवाई साहब, किस कार्रवाई की आप दुहाई दे रहे हैं? मेरा सीधा कहना यह है कि गलत तरीके से, गलत बातों से देश की जनता को गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे। जिस तरीके की भाषा शैली योगी जी ने अपनाई है, मैं चुनौती देता हूं, इन्हीं शब्दों को ले जाकर उन किसानों के बीच में बोलिए, तो सही जवाब आपको मिलेगा कि किसके पेट का दर्द है। जब किसानों की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी खिसियाती है, भारतीय जनता पार्टी गलत बयानबाजी करती है। किसानों के मुद्दे पर अगर कोई वॉकआउट करता है तो ये विपक्ष का अधिकार है, और इस अधिकार को विपक्ष लेके रहेगा। उस पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि संसदीय गरिमा का पालन किया जाए। बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष संसदीय गरिमा का पालन नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। क्या वो करना होगा या नहीं करेगी तो जब कांग्रेस केवल इतना बताए, क्या वो चाहती है देश के 50 करोड़ हिंदू मर जाएं? गुंडों का हिंदू नहीं है, हर समय एक ही राय लेके बैठ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम की बात करनी छोड़ दीजिए। योगी जी ने ऐसा बयान क्यों दिया, इस पर जवाब दीजिए। अरे हिंदू, अभी चुनाव नहीं आ रहा है, अभी चुनाव नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात करके देश को बांटना छोड़ दीजिए। आप मुद्दे से मत भागिए, भाजपा
व्यवस्था के लोग मुद्दे से मत भागे, कानून व्यवस्था की बात कीजिए, कानून व्यवस्था की बात कीजिए। आपने कानून व्यवस्था स्वयं उठाया है, कानून व्यवस्था में जवाब दीजिए, मुद्दे से मत भागिए भाई साहब, निवेदन कर रहा हूं, मुद्दे से मत भागिए, कानून व्यवस्था में जवाब दीजिए, हम सुनेंगे, कानून व्यवस्था में जवाब दीजिए, हम सुनेंगे। एक मिनट, एक बात पूछना चाहते हैं, भाजपा के तीनों प्रवक्ताओं से एक बात पूछना चाहते हैं। शेखर जी, ये तीनों चुप हो जाए तो हम बात कर लें। एक मिनट, सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं। आप लोग ज्यादा हिंदू मुस्लिम करते हो इसलिए आज कह रहे हैं। तीनों प्रवक्ता मिलकर बताएं कि पहली बार अरे भाई सुन लो, पूरी बात सुन लो, नहीं तो मेरी बात नहीं जा पाएगी। पूरी बात सुन लो। पहली बार हिंदू शब्द का जिक्र कौन से वेद या पुराण में हुआ था? तीनों प्रवक्ता बताइए। ये बताइए, इस बात का उत्तर दिए। हिंदू अयोध्या में गोली चलवाने वाली बात को भूल जाते हैं, हिंदुओं का कत्लेआम जिस देश में भूल जाते हो, इस तरीके में मत करिए। जिस व्यक्ति ने 50 हिंदुओं के मरने की बात की है, क्या कितने कश्मीरी पंडित विस्थापित किए गए भैया? कितने कश्मीरी पंडित जम्मू पहुंच का जवाब दीजिए। अरे भाई, वो कांग्रेस पार्टी बोल रही है कश्मीरी पंडित के बारे में। अरे अपराधी कांग्रेस पार्टी के बलिदान को तो याद करिए, कितने पंडितों को, कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वापस पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई का साथ देता है, जबरदस्ती की कोई बात नहीं होगी देश में। कांग्रेस के नेता माननीय आनंद शर्मा ने तो उनसे कहा जा रहा पार्टी से निकल जाइए। क्या आपको पता है कि कांग्रेस ने 50 करोड़ हिंदुओं को मरने की दुआ करने वाले के साथ गठबंधन किया है? पता है आपको? और अरे सज्जाद नशीन और संत के कहने से कोई नहीं मरता है। अगर सज्जाद नशीन और संत कहते तो सब मर जाएं, तो उन्हीं की पूजा करने लगे तो लोग। भगवान की पूजा कोई नहीं करे, न खुदा की कोई पूजा करे। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।